welcome in today's online class और thank you for joining the online classes. Okay, लगातार बने रहिए इन ऑनलाइन क्लासेस को सक्सेसफुल बनाइए. आप सभी पढ़ाई अपनी रुकनी नहीं चाहिए. लगातार आपको स्टडीज प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको नोट्स सेंड किए जा रहे हैं, आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए बच्चों. ओके, तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर सेल के बारे में और आपकी बुक में जो नाम है चैप्टर का वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ. आगे बात समझ में. तो यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड द सेल ऑर्गेनेलीज. तो हमने न्यूक्लियस के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है बेटा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो सेकंड ऑर्गेनेल है बेटा वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस कर रहे हैं. इसको हम शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं. ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है. क्या होते हैं ये? सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं. इनकी डिस्कवरी की थी पोर्टर ने, क्लॉड एंड फुलमैन. जो फुलमैन है उन्होंने जो है इन तीन साइंटिस्ट ने इनकी मिलकर डिस्कवरी की थी और ये बने होते हैं सिस्टर्नी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बनते हैं बेटा वो सिस्टर्नी से बनते हैं, वेसिकल्स से बनते हैं एंड ट्यूब्यूल से बनते हैं. तो सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल से बनते हैं. तो ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं. और जो आरबीसी हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते. तो बच्चों ये कॉम्पिटिशन की क्वेश्चन है. आगे बात समझ में. और एक चीज न्यूक्लियस कल हमने डिस्कस किया था. तो बच्चों जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. इसके अलावा जो मैमल्स में आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन आरबीसी में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. इसके अलावा जो सीव ट्यूब सेल्स हैं फ्लोएम के अंदर, उनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. और जो स्क्लेरेनकाइमल सेल्स होती है प्लांट की, उनके अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. तो ये तो था न्यूक्लियस के बारे में. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी नहीं पाई जाती हैं. आगे बात समझ में. बच्चों मैं यहाँ पर इसका स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की. तो बेटा इस तरीके से बच्चों इस तरीके से सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर होती है. जो सिस्टर्नी है कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं. इसके अलावा जो वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स है वो कुछ इस तरीके से होते हैं. और जो ट्यूब्यूल्स हैं वो मैं बना दे रहा हूं.
सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, इस तरीके से जो है 3 ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनके मिलने से क्या बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस के साथ में अटैच पाए जाते हैं एक वेब के रूप में, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, सेल मेम्ब्रेन की तरह ट्राइलेमिनर होते हैं। क्या होते हैं ये? ट्राइलेमिनर और लेमिनर होता है। ये भी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आगे बात समझ में? इस तरीके से मैं इनको रफ कर रहा हूं इन स्केचेस को। और मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर आपको बताया कि न्यूक्लियस के बाहर जो है कैसे रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। तो कुछ इस तरीके से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर्स जो है प्लांट और एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं। मैं फिर भी एक बार ड्रॉ कर देता हूं कि सपोज करो ये न्यूक्लियस है, जिससे आप में से कुछ एक बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो कंफ्यूजन ना रहे। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस। अब इसके बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ इस तरीके से पाई जाती है। कुछ इस तरीके से पाई जाती है। ठीक है बेटा। और ओके, ओके। तो इस तरीके से जो ये और ये है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन्हें शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। हम बात करते हैं टाइप्स की। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो होती है रफ ईआर, एंड सेकेंड वन इज द स्मूथ ईआर। आगे बात समझ में? अब देखिए बेटा, जो रफ ईआर है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्टडेड रहते हैं ईआर की सरफेस पर। तो ऐसे ईआर को हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्पेशली जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो सेल्स हैं उनके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। तो इनके साथ में राइबोसोम्स होने की वजह से ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। इनके साथ में राइबोसोम होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। आगे बात समझ में? जबकि जो स्मूथ ईआर है, ये जो लिपिड सिंथेसाइजिंग जो सेल्स होती हैं, जो स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग जो सेल्स होती हैं, उनमें ये ज्यादा पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? और इनके द्वारा लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। स्मूथ ईआर के द्वारा क्या होता है बेटा? लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो मैं समझता हूं कि आपको ईआर का टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की। तो बच्चों, ईआर के अगर मैं फंक्शन को डिस्कस करूं, अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, तो ईआर का जो फर्स्ट फंक्शन है वो ये है कि ये एक वेब बनाती है और एक साइटोस्केलेटन बनाती है। मतलब सेल की शेप को मेंटेन रखती है, उसका स्केलेटन बनाने का काम करती है ईआर। दूसरी बात, सेकंड फंक्शन ये है कि जो रफ ईआर है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। जो रफ ईआर है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। अंडरस्टूड? इसके बाद में बात करता हूं मैं स्मूथ ईआर की। तो ये लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं? लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। आगे बात समझ में? इसके अलावा जो ईआर है वो काफी सारी
मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए सेल के अंदर सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। सेल के अंदर काफी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके लिए सेल सरफेस अपनी सरफेस को प्रोवाइड कराते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा ईआर के द्वारा जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनती है। ईआर के द्वारा क्या बनती है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनती है। तो मैं समझता हूं कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, थर्ड टॉपिक लेते हैं हम राइबोसोम। क्या लेते हैं बेटा? राइबोसोम। ओके बच्चों, राइबोसोम की जो डिस्कवरी है, दे डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। जो राइबोसोम है ये किसके द्वारा डिस्कवर किए गए? जॉर्ज पैलेट के द्वारा। और इन्हें हम पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। बच्चों ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस। ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स हैं और ये सभी सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स और सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। हाँ, आरबीसी के अंदर नहीं पाए जाते। आरबीसी के अंदर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। बाकी जितनी भी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बच्चों राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होते हैं और जनरली ये अलग अलग पाए जाते हैं। ये पार्टिकल्स के रूप में होते हैं और इनकी सब यूनिट्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। आगे बात समझ में। जो राइबोसोम्स है बच्चों ये दो टाइप के हैं। जो राइबोसोम्स हैं ये दो टाइप के हैं। एक तो है फर्स्ट जो है 70S राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स, ठीक है। ये बने होते हैं 30S एंड 50S सब यूनिट के। किसके बने होते हैं? 30S एंड 50S सब यूनिट के बने होते हैं, ठीक है ना। और इनकी स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूं। बच्चों जो राइबोसोम्स हैं इनकी जो साइज है, राइबोसोम्स को उनके सेडिमेंटेशन, मतलब ये पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं और ये सेडिमेंट के रूप में डिपॉजिट होते हैं। तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पर इनके साइज को मेजर किया जाता है कि जब इनका सेडिमेंटेशन होगा तो किस प्रकार होगा आगे। तो उस सेडिमेंटेशन के लिए जो यूनिट है वो है एंगस्ट्रॉम। ए मैं यहां बता देता हूं आपको, ए करके और इस तरीके से इसको शो किया जाता है। आगे बात समझ में। तो ये एंगस्ट्रॉम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो जो 70S राइबोसोम है ये जनरली बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये दो सब यूनिट जनरली 30S और 50S के बने होते हैं। जनरली राइबोसोम की जो सब यूनिट है वो सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग पड़ी रहती है, उनके अंदर अलग अलग पड़ी रहती है। तो ये 30S, और जब प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है, जब आरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर जब प्रोटीन का सिंथेसिस होना होता है तो उस समय दोनों जो सब यूनिट है ये आपस में अटैच हो जाती हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है और प्रोटीन के सिंथेसिस को शुरू कर देती हैं। तो ये 30S सब यूनिट और ये 50S सब यूनिट दोनों मर्ज होते हैं तो इनका साइज रह जाता है 70S। आगे बात समझ में।
तो इनकी जो लेंथ आती है वो एक रेशियो ले रहा हूं मैं अप्रोक्सीमेटली 170 से 210 एंगस्ट्रॉम, और जो विड्थ आती है वो 200 से 240 एंगस्ट्रॉम आती है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से। इसके बाद में सेकेंड हम लेते हैं बेटा ATS राइबोसोम। ATS राइबोसोम्स, ओके। तो जो ATS राइबोसोम है बेटा ये बने होते हैं 40S एंड 60S सब यूनिट के, ठीक है। जो ATS राइबोसोम है ये दीज आर फॉर्म बाय द 40S एंड 60S सब यूनिट, ओके। और ये भी जब आपस में प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है, जब बनाना होता है, सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये आपस में मर्ज हो जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये आपस में अटैच हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके एक 40S एंड 60S सब यूनिट, और इसकी जो लेंथ है बेटा वो आ जाएगी आपके लगभग 290 से 300 के आसपास, एक एवरेज रेशियो ले रहे हैं हम, और एक आ जाएगा आपके 300 से 340 एंगस्ट्रॉम, ये आपके लेंथ हो गई, और ये आपके विड्थ। ओके बेटा, दोबारा सुन लीजिए। द राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स। द साइज इज मेजर्ड as the by the sedimentation coefficient. The size of ribosomes are measured in the sedimentation coefficient. The unit of measurement is angstrom. The 70S ribosomes are formed of by 30S and 50S subunits, okay, and 80S ribosomes are formed by the 40S and 60S subunits. और ये जब मर्ज होते हैं तो ये 80S हो जाते हैं, और ये सभी अदर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं, और इनका फंक्शन भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है तब ये सब यूनिट वापस से अलग हो जाती हैं। आगे बात समझ में? तो बच्चों फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर। आगे बात समझ में? तो ये इनका फंक्शन है। देख लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। हाँ बेटा, नेक्स्ट लेते हैं हम थर्ड जो सेल ऑर्गेनल लेते हैं वो लेते हैं हम थर्ड, क्या फोर्थ हो जाएगा, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया। अब लेते हैं गोल्जी बॉडीज। क्या लेते हैं? गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज की जो डिस्कवरी है बेटा ये की थी डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। आगे बात समझ में? प्लांट्स में इन्हें हम कहते हैं डिक्टियोजोम्स। प्लांट्स इन्हें हम क्या कहते हैं? डिक्टियोजोम्स कहते हैं। प्लांट्स में इन्हें हम डिक्टियोजोम्स कहते हैं, ओके। और गोल्जी बॉडीज होती है जो फ्लैट स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। जो गोल्जी बॉडीज हैं वो कुछ इस तरीके से फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ इस तरीके से फ्लैट स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं।
ओके। और कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो जो ये वाला हिस्सा है ना बेटा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, सिस फेस। क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं। और इस हिस्से को कहते हैं ट्रांस फेस। ट्रांस फेस कहते हैं, ओके। ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। और ये सिस फेस है, ये फॉर्मिंग फेस है। और ये जो है ये वेसिकल्स हैं। ये क्या है बेटा, वेसिकल्स हैं, ओके। और ये जो है ये सिस्टर्नी है। ये क्या है, सिस्टर्नी है। और ये वैक्यूल्स हैं। ये क्या है, वैक्यूल्स हैं, ओके, ठीक है। तो बच्चों जो गोल्जी बॉडीज है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये सिस्टर्नी के द्वारा, वैक्यूल्स के द्वारा और वेसिकल्स के द्वारा बनती हैं। और इनका जो ये हिस्सा है इसे हम सिस फेस कहते हैं या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। और इस हिस्से को ट्रांस फेस या मैच्योरेशन फेज कहते हैं। और जो गोल्जी बॉडीज हैं ये आरबीसी के अंदर नहीं पाए जाते, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती। और जो स्पर्म सेल्स हैं उनके अंदर भी जो है ये नहीं पाई जाती है। आधी बात समझ में, तो इनमें ये एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडीज के फंक्शंस की। मतलब जो गोल्जी बॉडीज हैं ये इनका काम है पैकेजिंग करना। इनका काम है पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। इनके द्वारा लाइसोसोम्स का, इनके कुछ बात कटने से लाइसोसोम्स बनते हैं, पेरोक्सीसोम्स बनते हैं। आगे बात समझ में। और जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर जो गोल्जी बॉडीज के द्वारा जो एक्रोसोम पार्ट है वो भी इनके अंदर बनता है। आगे बात समझ में। और इनका काम है पैकेजिंग करना। जो भी सब्सटेंसेज हैं, जो म्यूकस है और जो अदर सब्सटेंसेज है सेल के, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी बनते हैं, तो वो पैकेज हो जाते हैं वेसिकल्स के अंदर। और वेसिकल्स के अंदर पैकेजिंग के बाद में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है ना। और ट्रांसफेज के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं आगे। आगे बात, तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में भी इनका रोल होता है। अंडरस्टूड बेटा। तो इस तरीके से जो है गोल्जी बॉडीज का फंक्शन देखने को मिलते हैं सेल के अंदर। अंडरस्टूड। और ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस है। Golgi bodies are also the single membranous cell organelles. Understood? हाँ बेटा, अब हम लेते हैं फिफ्थ हम लेते हैं बेटा लाइसोसोम्स। क्या लेते हैं, लाइसोसोम्स। बच्चों लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे। और ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। जो लाइसोसोम्स होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। और ये आरबीसी के अंदर भी नहीं पाए जाते हैं। आगे बात समझ में। और जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर भी नहीं पाए जाते। हाँ, कुछ एक प्लांट सेल्स में पाए जा सकते हैं कभी कभार,
और मोस्टली ये एनिमल सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं, उनमें भी आरबीसीज में ये नहीं पाए जाते हैं। और ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं और इनके अंदर और ये स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनके अंदर कई सारे हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। कई सारे हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके अंदर पाए जाते हैं और इनका काम होता है सेल के अंदर जो वेस्ट है, जो वेस्ट सब्सटेंसेज हैं उनका डाइजेशन करना, और जो कई प्रोटिस्ट जो हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये फूड का डाइजेशन भी करते हैं। तो जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो फूड कंपोनेंट्स का डाइजेशन है वो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स के द्वारा पॉसिबल होता है। जो भी वेस्ट बनते हैं उनका भी डाइजेशन लाइसोसोम्स के द्वारा होता है। तो अमीबा में तो डाइजेशन लाइसोसोम्स की हेल्प से होता है क्योंकि वो अपने एंजाइम रिलीज करते हैं। आगे बात समझ में। अब बच्चों क्या होता है कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है ना, सुसाइडल बैग, इनको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि ये तो ऑटोफेजिक होते हैं। अगर मान लो ये किसी कारणवश रप्चर हो जाए तो इनके जो एंजाइम्स हैं वो पूरी सेल में फैल जाएंगे और ये सेल के सभी ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट कर देंगे। आगे बात समझ में, और सेल डेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस कारण से लाइसोसोम्स आर नॉन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। आगे बात तो बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे, इनके जो फंक्शंस हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से इसके अलावा इनके और भी फंक्शन है, जैसे कि जो स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोम पार्ट है, ठीक है ना, तो वहां से जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, ओव्यूम की जो वॉल है उसको पेनिट्रेट करते हैं, उसको रप्चर करते हैं और स्पर्म का एंट्रेंस करवाते हैं ओव्यूम के अंदर। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से बच्चों लाइसोसोम्स हैं पाए जाते हैं। बेटा नेक्स्ट हम लेते हैं पेरोक्सीजोम्स। क्या लेते हैं? पेरोक्सीजोम्स। ओके, these were discovered by Christian D. डुवे। क्रिश्चियन डी डुवे। अब देखिए बच्चों, क्रिश्चियन डी डुवे ने क्या कहा, भाई इन्होंने इसको डिस्कवर किया और ये भी यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं और पेरोक्सीजोम्स जो है मोस्टली प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, मोस्टली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और इनके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीडेज एंड कैटेलेज, ऑक्सीडेज एंड कैटेलेज नेचर के होते हैं। आगे बात समझ में, ये ऑक्सीडेज एंड कैटेलेज नेचर के होते हैं। तो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस, इनके फंक्शन क्या है बेटा, कि जो भी सेल के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे कि सपोज करो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सॉरी बच्चों, कि जैसे कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो वो टॉक्सिक है, तो उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कौन? ऑक्सीडेज एंजाइम। पेरोक्सीजोम्स के जो ऑक्सीडेज एंजाइम है वो क्या कर देते हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और उसका टॉक्सिकनेस कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिड्यूस करने का या उनको डिग्रेड करने का काम करते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा प्लांट सेल्स के अंदर पेरोक्सीजोम्स के द्वारा जो है फोटो रेस्पिरेशन भी होता है। क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन। बच्चों प्लांट्स के अंदर सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब बहुत इंटेंस गर्मी होती है, सनलाइट गिरती है, तब क्या है कि उस समय जो उनमें रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है और इसमें बहुत ही कम अमाउंट में जो है फूड कंपोनेंट्स बनते हैं। तो ये पेरोक्सीजोम्स के द्वारा होता है। तो ये बच्चों पेरोक्सीजोम्स के फंक्शंस थे। इसके अलावा बच्चों मैं टॉपिक को, आज के टॉपिक्स को मैं खत्म करने से, फिनिश करने से पहले आपको एक चीज, सॉरी बच्चों,
एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी क्या करता है, टॉक्सिकनेस को, सेल की टॉक्सिकनेस को कम करते हैं ये। आगे बात समझ में? तो लीवर सेल्स के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं तो उनको ये रिड्यूस कर देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, और आज के टॉपिक को मैं यही ओवर करता हूँ।